नमस्कार। जय श्री राम। आज हमारे साथ पहली बार ओमकार चौधरी सर जुड़ रहे हैं। ओशियन नेटवर्क के संस्थापक, संपादक, सब कुछ सर ही हैं और हमारे चैनल पे जुड़े हैं। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इनको बहुत इतना धन्यवाद। फॉलो करता हूँ, दर्शकों आप जानते हैं। और आज आपको सुनने का मौका मिलेगा हमारे चैनल पे ओमकार सर को। सर, कैसा रहा आपके हिसाब से पहला चरण? पहला चरण मेरे विचार से तो ठीक रहा है। अब एक मीडिया का अंग है जो कुछ ज़्यादा ही चिल्लम चिल्ली मचाए हुए है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग हैं जो बाबा गयो के नारे लगा रहे हैं और उछल रहे हैं। शायद वो लोग ना तो वेस्ट यूपी में रहते हैं, ना इस इलाके से परिचित हैं, ना ज़मीनी सच्चाई का उनको आभास और एहसास है कि एक्चुअल में ज़मीन पर क्या हो रहा है। कुछ अति उत्साह में मीडिया का एक पार्ट जो है, वो गलत बयानी कर रहा है, गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। वस्तु स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से जो वोट बिखरा हुआ था, वो ज़रूर यूनाइट हुआ है इनका। लेकिन अगर हम जो आंकड़े हैं, जो एक्चुअल में वस्तु स्थिति है, उस पर नज़र दौड़ाएँ, तो आपको जी। पता चलेगा कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, वो तो कहीं ज़मीन पर रहा ही नहीं है, ना हम्म। 2014 में, ना 2017 में, ना 2019 में। और समाजवादी पार्टी को भी अगर इस इलाके में वोट मिले हैं इन 3 चुनाव में, तो वो केवल मुसलमान वोटों की वजह से मिले हैं और तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। बेस उसका है नहीं। तो ना। जहाँ-जहाँ, जिन-जिन विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को वोट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए कि उन उन पॉकेट्स में मुस्लिम हम्म। वोट ज़्यादा हैं। तो वही अच्छा। जो है इस बार भी हो रहा है। इस बार मैंने ख़ास तौर से आपके शो के लिए कुछ आंकड़े निकाले। जी। आभार। मैं आपको बता दूँ, जी। देखिए 2017 में जी। कैराना में राष्ट्रीय लोकदल को केवल 9.6% वोट मिले थे। जी। थाना भवन में ज़रूर थोड़ा-सा सम्मानजनक आंकड़ा था इनका, जी। 31,275 था, लेकिन ये भी केवल 6.3% है, ओ। टोटल मतों का। जी, और शामली में इनको 17.1% वोट मिला था, हम्म। छपरौली में 32% मिला था और वहाँ से जीत दर्ज हुई थी। जी। लेकिन बड़ौत में 28.6%, जी। बागपत में केवल 11% जी। और वोट वोट कितने मिले थे बागपत में? केवल 21,751। हापुड़ में अगेन जी। 2.4% वोट, गढ़मुक्तेश्वर में 2.5% वोट, हम्म। मेरठ कैंट में 1.6% वोट, मेरठ साउथ में केवल 2% वोट। जी। इसी तरीके से सिवाल खास में 19.8%, जी। सरधना में 1.6% केवल, जी। हस्तिनापुर में 3% जो है वोट आरएलडी को मिला था, किठौर जी। में केवल 2.7% मिला था। बाप रे। इसी तरीके से बुढ़ाना में आप चले जाइए 9.8% मिला था, ठीक है। चरथावल में 7%, पुरकाजी में 4%, मुजफ्फरनगर हाँ। में 2.6%, खतौली में 6%। मतलब आप कहाँ देख रहे हैं लोक दल को? पूरे इलाके में कहीं नहीं है। कुछ-कुछ जी। जगहों पर ज़रूर उनको थोड़े से सम्मानजनक वोट मिले हैं, पर हम्म। अधिकांश सीटों पर 2017 में हम्म। 2%, 5%, 6%, 7%, हद से हद 11%, ये हालत थी आरएलडी की। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट करना कि साहब जाट वोट जो है वो पूरे तरीके से आरएलडी की तरफ चले गए हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए हैं। भाई आंकड़े तो तस्दीक नहीं करते हैं, आंकड़े नहीं कहते हैं। और जो एक बार-बार मीडिया में आता है, हम चलो उस पर यकीन कर लेते हैं कि 43% जाट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था और बाकी का जो है अदर पार्टियों को चला गया था। बाकी ठीक है। का कौन-सी अदर पार्टी में चला गया था? हाँ, ये भी मुझे तो तो सवाल समझ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर 43% ही भारतीय जनता पार्टी को मिला था,
तो वो जो 57% था वो कौन सी पार्टी में गया है? तो हम्म। ये बता दें लोग। मैंने तो लोकदल के सारे आंकड़े आपको पढ़ करके सुना दिए 2017 जी के। कोई इसको जी चैलेंज करना चाहे तो आ जाए मेरे सामने। ये जी। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, मेरे घर के आंकड़े नहीं है। तो अगर नहीं, आपको जाट, तो लुटियन मीडिया भी चैलेंज नहीं करती ना सर। वो मैं कह रहा हूँ कि वही अगर जाट वोट चौधरी अजीत सिंह पर और जयंत चौधरी पर इतने ही रीझ रहे होते, इतना ही लाड़ बरसा रहे होते, तो 2014 में और 2019 में दोनों को क्यों हराया? उनको मैक्सिमम वोट देने चाहिए थे ना, क्यों नहीं दिए? जी किसने रोका था? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती? तो सवाल ये है। ओके। ओमकार सर, एक मीडिया का खास प्रोपेगेंडा जो है चल रहा था पहले कि पश्चिम बीजेपी हार रही है पश्चिम। उसके बाद हम जैसे सोशल मीडिया लोगों ने वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया कि अरे नहीं, जाटों के वोट तो एकदम बीजेपी। और चूंकि आप से सवाल इसलिए भी स्पेसिफिक है क्योंकि आप उसी पश्चिम से हैं और आपने न जाने कितने सालों से वहां पे पत्रकारिता की है जमीन पे। पहले ये प्रोपेगेंडा चला कि जाट वोट नहीं दे रहे, जब वो ध्वस्त हुआ तो नया प्रोपेगेंडा अब ये चल रहा है कि नहीं नहीं, पश्चिम तो बीजेपी ने संभाल लिया, अब पूरब में दिक्कत है। फिर उसके पहले अवध रीजन में दिक्कत। और अब एक नया प्रोपेगेंडा धूर्तों ने शुरू किया कि नहीं, पहले चरण में बीजेपी जो है वो पिछड़ रही। आपके हिसाब से जो आंकड़े हैं इस 58 में से, क्या मेरे आंकड़े जो 43-44 हैं उसके सिमिलर हैं या आप कहीं और देखते हैं? कल भाऊ के साथ जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कुछ आंकड़े उनको दिए थे। जी। मैंने ये कहा था कि 2017 में केवल 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर 10% का मार्जिन था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में, विरोधी दलों हम्म, के बीच में। जी। इसके बाद जितनी भी सीटें रही हैं, उनमें किसी में 20% का मार्जिन रहा, यानी 10 से 20% का, किसी में 20 से 30% का मार्जिन रहा है, और जी। बहुत बहुत सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 30% से भी ज़्यादा का मार्जिन रहा है। बाप रे बाप। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो मार्जिन था, ये आप कौन-सा ऐसा मैकेनिज़्म है हम्म, कि ये जो हैं उसको उसको उलट देंगे? ऐसा कौन-सा मैकेनिज़्म है? ऐसी कौन-सी हम्म, क्रांति हुई है? ऐसी कौन-सी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी या योगी और मोदी से, या बीजेपी ने, योगी ने और मोदी ने ऐसे कौन से पाप किए हैं और इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि ये पूरा आंकड़ा जो है वो चेंज हो जाएगा? 5 साल में ना जयंत चौधरी कहीं दिखाई दिए, ना अखिलेश यादव कहीं दिखाई दिए, ना बहन जी कहीं दिखाई दी। जी। तो जो काम कर रहा है ज़मीन पर, 24/7 काम कर रहा है, उसके बारे में ये कह देना कि साहब भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले से बाहर हो गई, या 58 में से भारतीय जनता पार्टी को तो बस 20-22 सीटें मिल रही हैं। मतलब इससे वाहियात बात कोई हो नहीं सकती। ये जो मार्जिन है 10% से लेकर के 30% से ऊपर तक का, ये कैसे कवर कर लेंगे आप? हाँ, ये भी मतलब सही है। कोई मजाक थोड़ा है, कोई मजाक थोड़ा है। या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आंधी चल रही एकदम हो, लहर बन जाए। आंधी चल रही हो कि भाई नहीं, हमको तो ये चेहरे देखने ही नहीं है, तो ऐसा कोई काम तो उन्होंने किया नहीं है। एक लुटियन मीडियम मीडिया के अलावा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ राष्ट्रीय मीडिया से भी इस प्रकार की खबरें, तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अ, ओमकार सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये उभर के आता है अब। जैसा कि आज मैं आपसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी जब कर रहा था तो कैराना वाली सीट पे सबकी बड़ी नजर है। और इस बार जो है संजय दीक्षित सर भी फंसी फंसी बता रहे हैं। मतलब किसी ने नाहिद हसन को क्लियर विक्ट्री नहीं दी है। ये आपको क्यों लगता है कि अब क्लियर विक्ट्री वो नहीं है और थोड़ी सी फंस गई है वो सीट? देखिए, आज दोपहर बाद मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई। हालाँकि जी। उनकी ड्यूटी तो इस समय सहारनपुर में है, अच्छा अच्छा। मतदान के सिलसिले में ही। सेकंड फ़ेज़ में सहारनपुर भी मतदान होगा। जी। लेकिन वो रहने वाले थे कैराना के, हम्म, और उन्होंने कहा कि साहब मैं ये यूट्यूब पर अलग-अलग
चैनलों को देख करके, राष्ट्रीय मीडिया को सुन करके मेरे कान पक गए। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। इस बार बोला कि नाहिद हसन अगर हार जाएँ तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुर्जर वोट हैं, वो पूरी तरीके से यूनाइट हो गए। हाँ। बाबू हुकम सिंह जो है वो गुर्जर थे और उनकी बेटी मृगांका सिंह है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रही हैं। तो जी। उनका कहना था कि गुर्जर तो 100% जो है वो मृगांका को पढ़ रहे हैं। हम्म। जब से वो वीडियो वायरल हुआ था कि ये जाट तो 20% हैं, हम तो 90% हैं, अगर इन्होंने नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो भुस भर देंगे। हाँ। उसके बाद से जाट भी यूनाइट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पीछे, और जो अदर कास्ट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दे रहे हैं, तो ये जो वोट परसेंट 75% हो गया है, इसकी वजह ही ये है कि इस बार अच्छा। टक्कर टक्कर जो है वो बिल्कुल एकदम बराबर की है, और नाहिद हसन हार भी सकता है। ये वहीं के लोगों का कहना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो इस बार कैराना में चीजें बदल सकती हैं। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये वोट परसेंटेज नाहिद हसन वाले जो लोग हैं उनका भी बढ़ा है, और जो हाँ उसके एंटी हैं उनका भी बढ़ गया है। सर, अब चलते हैं आपका फाइनल कंक्लूजन जो है, वैसे अपने अपने चैनल पे भी दिया है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आपके हिसाब से पहले फेज के बाद बीजेपी कहाँ खड़ी नजर आती और बाकी पार्टी कहाँ? देखिए, मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 58 में से 53 सीटें मिली थी, इनमें आप 12-13 सीटें और कम करके चल लीजिए, सुरक्षित भाव से। सुरक्षित भाव से, क्रेडिबिलिटी की सुरक्षित, बात जहां तक है। हाँ, सुरक्षित भाव से। तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की 40 से 42 सीटें कहीं नहीं गई। ठीक है। हमने 43-44 दिया है और काफी मैच करता है। अब हम चलेंगे अगले राउंड। सर, एक मैसेज इस बीच जो गया कि जिस प्रकार से मेरठ दक्षिण के जो सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आपको भी मालूम हो गया होगा कि क्या हुआ है। आदिल चौधरी, इनको जाट भाइयों ने जम के कूटा है सड़क पे। मैं थोड़ा दर्शकों को 1 मिनट के लिए वो दृश्य, चूंकि ट्वीट है इसलिए मैं दिखा पा सकता हूँ, तो वो मैं दिखा देता हूँ ताकि कम्युनिटी का वायलेंस मुझ पे भी ना आए और मैसेज भी मैं कन्वे कर पाऊं। ये बड़ा मुझे भी देख के हैरानी हुई कि ये जो सर दृश्य सामने आया, जिस प्रकार से आदिल हसन को इन लोगों ने सड़क पे पीटा है, ये क्या प्रतीत होता है सर कि मतलब एग्रेसिव हो गया है हिंदू, या फिर उन बयानों के वजह से कि तुम जाटों को मारेंगे, भूस भर देंगे, उसका ये रिएक्शन था? नहीं, एक्चुअल में मैंने मेरठ एक मैसेज किया था, एक हमारे पुराने संवाददाता हैं, रामबोल जी। तोमर, जी। आजकल जनवाणी अखबार में हैं। तो मैंने उनको इस जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको उनको सेंड करते हुए पूछा था कि क्या ये आदिल ही है या कोई और है? हम्म। तो उनका जवाब आया है कि ये समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विपिन मनोटिया हैं, अच्छा, आदिल ये इसीलिए चौधरी। मैंने कहा कि प्रशांत उमेराव जी का ये ट्वीट हाँ, है। आदिल चौधरी नहीं है, ये जी जी। विपिन विपिन मनोटिया हैं। अच्छा 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 ये अच्छा। ठीक है। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वहाँ के। तो बताइए, इसलिए भाजपा के ये ये, नेता हैं और ये ट्वीट गलत कर रहे हाँ, ये गलत ट्वीट हो रहा है, इसलिए हैं। ठीक है। हम लोग क्या है कि चूँकि 40 साल अखबारों में काम किया है, तो कोई हाँ भी खबर आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास कहीं से कोई वीडियो आता है, कोई खबर आती है, हाँ। मैं उसे तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक मैं उसकी पुष्टि ना कर लूँ। बिल्कुल सही। ये तो यही बात है कि जब हम लोग सीखते हैं आप लोगों से, इसीलिए मैंने कहा ये प्रशांत उमेराव जी का ये ट्वीट है, और इसको मैंने ये नहीं कहा कि ये जो है पुख्ता जानकारी है हमारे पास। सर, अब आगे बढ़ते हैं। एक मैसेज जयंत चौधरी जी ने भी दिया, वोट नहीं किया। आप कैसे देखते हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करने देना जयंत चौधरी के द्वारा, और
कुछ ही सीटें हैं जहां पे अगले चरण में जाट समुदाय का प्रभाव है, लेकिन प्रभाव तो है। ये क्या मैसेज गया सर? मैसेज तो अच्छा नहीं जाता है अगर आप अपनी ही वोट कास्ट नहीं करते हैं। हालांकि उनकी पत्नी चारू ने तो किया है, मांट क्षेत्र में उनका वोट है ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन संजीव बालियान का मैं इंटरव्यू किसी चैनल पर देख रहा था, उन्होंने दावा किया कि जयंत चौधरी का वोट शायद वहाँ भी नहीं है, वो दिल्ली में उन्होंने कहीं अपना वोट बनवाया हुआ है। और वो ये पूछ रहे थे कि ये हाँ। वोट तो बनवाते हैं दिल्ली का और वोट मांगते हैं आकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अगेन इसकी भी अभी तक मेरे द्वारा पुष्टि नहीं कराई गई है, इसलिए मैं जी। कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि जो ये बात कही गई है जयंत चौधरी के बारे में वो सही है या गलत है। लेकिन वोट कास्ट ना करना, ये आप अपने समर्थकों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, हम्म। बल्कि जो भी नेता होते हैं उनको तो सबसे पहले वोट कास्ट करना चाहिए। उसके बाद फ्लाइट पकड़िए, हेलीकॉप्टर पकड़िए, जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी जी। जनसभा को संबोधित करना है, वो काम करिए। लेकिन अगर आप पहले 2 घंटे के भीतर अपना वोट कास्ट कर देते हैं, तो इससे आपके समर्थकों में एक उत्साह का संचार होता है। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद अनुभव की कमी है या अच्छा। दूसरी चीज़ों को कुछ ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और जो वोट के लिए लगातार चुनाव आयोग भी, अलग-अलग राजनीतिक दल भी, उनके नेता भी ये कोशिश करते हैं, अपील करते हैं कि वोट ज़रूर डालिए, तो वहाँ तो गोल हो गए ये। क्या मैसेज दे हम्म। रहे हैं मुझे पता नहीं। अब सर अगले चरण में फिर से 53 सीटें हैं, और इस एरिया से भी आप बहुत मतलब वाकिफ है, जितना पल्स जिसको कह सकते हैं, हमारी जानकारी में सबसे ज्यादा आपको पल्स का है। तो ये बताइए सर कि क्या ये वाकई बीजेपी के लिए टफेस्ट लड़ाई होगी? सेकेंड फेज जो अब तक 7 फेज की चुनावी लड़ाई है, उसमें बीजेपी के लिए वाकई सबसे टफेस्ट है? कोई भी चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है अभिषेक जी। हर फेज़ जो है वो टफ ही होता है। और जब तक पूरा वोट कास्ट ना हो जाए, जब तक वोटर अपने घर से निकल कर के बूथ तक ना पहुँच जाएँ, तब तक एक चुनौती होती ही है। लेकिन हम और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कैडर है, उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, सिस्टमैटिकली है। और वो लोगों को बूथ अपने घरों से निकाल कर के बूथ तक ले जाने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। जी। कुछ-कुछ सीटों पर फर्स्ट फेज में कुछ जगहों पर, जहाँ मैं रहता हूँ साहिबाबाद क्षेत्र में, यहाँ भी इस बार 47% वोट कास्ट हुआ है, जो हम्म। मेरी दृष्टि में कम से कम 10% कम है। 10% 10 टू 15% कम है। लेकिन कुछ-कुछ सीटों पर वोट कास्ट कम हुआ है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ये कोई शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है, बीजेपी के लिए भी और उनके नेताओं के लिए भी, कि अगर वोट कम पड़ता है तो जो गलतियाँ फर्स्ट फेज में हुई हैं, वो हम्म। गलती सेकंड फेज में ना हो। इसके लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो नेता हैं, वो जुटे हुए हैं। और जी। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं कि सेकंड फेज के कुछ जिले, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ रहने वाले हैं। तो जैसे। ऐसे में जैसे अभी ये आपका संभल होगा, अमरोहा होगा, मुरादाबाद होगा, यहाँ पर, और बिजनौर की भी 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पर भी जहाँ-जहाँ मतलब मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में हैं, हम्म। वहाँ-वहाँ बीजेपी के लिए टफ पोज़ीशन रहेगी। तो वो ठीक है हमें मान कर के चलना चाहिए कि वहाँ पर जो है, इनके लिए थोड़ी मुश्किलें आएँगी। सर। चलने से पहले एक दो और सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि मीडिया ने नैरेटिव बनाया बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। लेकिन पहले चरण के वोटिंग के बाद उतनी कमजोर नजर नहीं है जिस प्रकार का खान मार्केट गैंग ने जो है नैरेटिव बनाया। आपको क्या लगता है कि बीएसपी इस वक्त कहाँ खड़ी है, और इस चुनाव के बाद बीएसपी कहाँ खड़ी रहेगी? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो रही है, ये नैरेटिव बनाना तो बहुत हास्यास्पद है। और ख़ास तौर से जिस पार्टी का या जिस पार्टी की नेता का अपना एक इंटैक्ट वोट बैंक हो,
वो खत्म हो जाएगी ये कहना। हाँ, कोई-कोई चुनाव उनके लिए नहीं है, ये आप कह सकते हैं। और ये तो सबके लिए रहस्य बना हुआ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इस कथित किसान आंदोलन के दौरान से ही जिस तरीके से जयंत चौधरी सक्रिय हुए, उस तरीके से मायावती सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दी। लेकिन उनका अपना एक तौर तरीका रहा है। वो कभी मैदान पर जाकर के मुद्दों के लिए संघर्ष करती हुई हमने कभी नहीं देखी। वो झंडा हम्म। उठा कर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए या उनको लड़ने के लिए, कहने के लिए कभी नहीं देखी गई। मतलब उस तरीके से ज़मीन पर उतर कर के संघर्ष करती हुई हमने कभी नहीं देखी। उनका अपना एक राजनीति करने का तरीका है। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हों और वो 2012 से सत्ता से बाहर हैं, तो उनको तो प्रयास करना चाहिए था कि कम से कम जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी-सी वापसी की थी, उन्होंने 10 सीटें हासिल कर ली थी, उसी तरीके से 2022 में भी थोड़ा जोर लगाती कि कम से कम अगर दूसरे स्थान की पार्टी ना हो, तो कम से कम बहुत पिछड़ी हुई तीसरे स्थान की पार्टी बन कर के ना रह जाएँ। इससे क्या जी। होता है कि कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव पैदा होता है। हालाँकि उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता छोड़ कर के गए हैं, उनके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, अलग-अलग पार्टियाँ उन्होंने जॉइन की हैं अतीत में। इस चुनाव से पहले भी उनके बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे नेता, एक्स एमएलए वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। इसके अलावा कई तरह की खबरें आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला या दूसरे मामले, उनको लेकर के भी मायावती कुछ थोड़ा भयभीत बताई जाती हैं। क्या कारण है ये वो जानती हैं, लेकिन मायावती उतनी पावर के साथ, उतने उत्साह के साथ, उतनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही हैं अभिषेक जी, हम्म। जिसकी अपेक्षा किसी भी पार्टी से और लीडरशिप से की जाती है। वही मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, कई बार की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपना एक बेस बनाया है, उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। और दूसरी बिल्कुल। बात ये है कि और कितने प्रदेशों में कोई दलित बेटी जो है वो मुख्यमंत्री बनी है। हम्म। मतलब मुझे तो याद आता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कोई किसी सूबे में इस तरीके से कोई बना हो। तो बिल्कुल। वो संघर्ष करके नीचे से ऊपर तक आई हैं, उनका एक वोट बैंक है। उनको खारिज कर देना या ये कह देना कि वो मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर हैं, ये मुझे लगता अनफॉर्चुनेट। है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने बहुजन समाज पार्टी के बारे में मीडिया का एक अलग तरह का नैरेटिव पहले से ही देखा है और मीडिया को हमेशा मायावती ने गलत साबित किया है। कई बार हमने देखा है कि मीडिया को उन्होंने गलत साबित किया है। तो ये क्या उनकी मानसिकता है? क्या मायावती को कमज़ोर बता करके वो अखिलेश की या कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं? ये तो वो जाने, लेकिन मायावती को कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर एक कमज़ोर नेता नहीं मानता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे तो सर मैं भी मायावती जी को कमजोर नेता नहीं मानता हूँ, और जिस प्रकार से पहले राउंड में कई सीट पे वो दूसरी पार्टी बन के उभरती हुई नजर आ रही है हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार, ये थोड़ा सा अखिलेश यादव और आरएलडी को तो चिंता में डालेगा भविष्य में भी, क्योंकि पूर्वांचल में भी उतनी ही वो मजबूत है, ऐसा नहीं है। सर हमने दूसरे राउंड की बात की, और इसके अलावा मैं दर्शकों को थोड़ा सा 1 मिनट कुछ अपडेट कर दूं। आप में से जिन लोगों ने सीट्स के बारे में मुझसे पूछा है वो कल का एपिसोड देख लें, मैंने 43 सीट बताया है कौन कौन से कहां से कौन जीत रहा है। तो उस सवाल का जवाब आप लोग जो ओमकार सर से सवाल पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड, उस पे स्टिक रहे, मैं सवाल आपके लूंगा। ओमकार सर, जिस प्रकार से योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक जब पहले फेज का इलेक्शन चल रहा था, बंगाल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, केरल बन जाएगा, क्या इम्पैक्ट देखते हैं बचे हुए 6 राउंड में योगी जी की रैली का, और आज मोदी जी ने लगभग लगभग वही बातें रिपीट कर दी। और इसमें एक और सवाल ऐड करूंगा कि अब ऑलमोस्ट बीजेपी ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड के ही बाने लेकिन क्लियर कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए ऐसा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं ना कि साहब ये चीज़ों को ध्रुवीकृत करने के लिए इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं, ये अर्ध सत्य है। भारतीय जनता पार्टी
ठीक है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी आबादी है, जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है या आरएसएस पर भरोसा करती है, या अगर हम आरएसएस और बीजेपी की बात ना भी करें, तो जो राष्ट्रवाद की समर्थक है और जो राष्ट्रवाद में पूरी तरीके से भरोसा करती है और समर्पित है, उस पॉपुलेशन को आश्वस्त करना भी फिर हम्म। इनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर बयान देते हैं लोगों को आश्वस्त करने के लिए। मुझे ये बात बताइए कि साहब ये जो हिजाब प्रकरण खड़ा किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या है? इसका मकसद क्या है? क्योंकि जो मुसलमान मतों के ठेकेदार हैं, हम्म। उनको ये लग रहा है कि 3 तलाक विरोधी कानून के चलते, इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव जो विमेन। वुमेन वुमेन पावर है मुसलमान आबादी में भी, वो हम्म। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रही है, मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है, उससे अगर कुछ प्रतिशत महिला वोट मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएगी, तो उनकी ना केवल इस चुनाव के लिए संभावनाएं खत्म होंगी, बल्कि आगे के लिए भी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो डर है, इसकी वजह से ये डिजाइन किया गया है, ये तीसरी टूल किट है। हम्म। सीएए पहली टूल किट थी जो शाहीन बाग और जगह-जगह धरने प्रदर्शन किए गए, अल्टीमेटली दंगा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी टूल किट थी ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन और तीसरी टूल किट है ये हिजाब प्रकरण। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, उनको हिजाब के लिए संघर्ष करते हुए, बयानबाजी करते हुए उनके वीडियो वायरल करेंगे और जो किसी कर्नाटक के उडुपी जिले के एक छोटी-सी जगह का विवाद था, उसको आप तमाम पूरा प्रदेशों व्यापक में हो गया। फैला देंगे और मामले को आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के ही इसलिए आए कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इश्यू बन जाएगा। तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है? इसके पीछे की मानसिकता कुछ नहीं है, डर है कि जो महिला मुस्लिम आबादी है, इसका 10% 20% कहीं बीजेपी को ना चला जाए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो वोट कास्ट ना कर दें। इसलिए ये एक साजिश रची गई कि इसको तूल दो। अगर इनकी तरफ से इस तरह की साजिश रची जा रही है और तब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि गलती मत कर देना, हम्म। वरना केरल बनते हुए, कश्मीर बनते हुए, पश्चिम बंगाल बनते हुए देर नहीं लगेगी। कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। 2 मई को जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया था, उसके बाद हिंसा क्यों हुई? अगर इसी में। ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही थी और ठीक-ठाक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रही थी, तो हिंसा क्यों कराई गई? हम्म। मतलब आप अपने को डोमिनेट और सुपरमेसी में दिखाना चाहते हैं। अपने को आप सर्वोच्च साबित करना चाहते हैं और यही वहाँ भी भय का माहौल बनाया गया। अब कर्नाटक में भी वही हो रहा है, कर्नाटक के बहाने आज दूसरे तो राज्यों में हमले भी भी हो रहा हुए है। हैं, लड़कियों पे भी हमले हो रहे हैं, और सर चाकू भी मारा गया है युवकों को, जो कि न्यूज से गायब है। एक की तो कल ही हत्या कर दी गई थी, उसके घर में जी। घुस करके उसको उस पर अटैक किया गया था, क्योंकि जी। उसने हिजाब के विरोध में अपना कोई डीपी लगा दिया था व्हाट्सएप पर, हाँ। तो उसको वो डी पे चाकू से मैंने भी फोड़ दिया लगाया गया। सर। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फिर जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको आश्वस्त करने के लिए अगर योगी और मोदी बयान देते हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं मानता हूँ। उनको भी आश्वस्त करना ज़रूरी है, बल्कि उनको ही आश्वस्त करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए मोदी ने कई नारे देकर के उल्टे लोगों की नाराज़गी मोल ली है। सबका बिल्कुल साथ, बिल्कुल। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका हाँ। प्रयास। मतलब बिल्कुल। आप कितना इनको समझाने की कोशिश करेंगे, कितना इनको साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो जबकि तो बस। वो साजिशों से बाज नहीं आएँगे। हम्म। ये बिल्कुल आपने सही कहा सर। और जब आप इस तरह से बोलते हैं तो हम जैसे युवा जो है बहुत प्रेरित होते हैं कि किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, अपने आप को कितना कूल रखना चाहिए, टेम्पर में नहीं आना चाहिए। पर लेकिन मैं काफी क्रोधित था क्योंकि हमारे बगल में बिहार से झारखंड में एक
रुपेश नाम के लड़के की जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग हुई है, और पूरी मीडिया जगत खामोश है। और अब हिजाब विवाद के नाम पे उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स को पोलराइज किया जा रहा है। हालांकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक के रूप में सोचूं, हालांकि मैं कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा, ये सब जानते हैं, तो जितना पोलराइजेशन अब होगा पश्चिम ये दो फेज के वोट के बाद, उतना ज्यादा बीजेपी बेहतर करती जाएगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई बीजेपी बेहतर हो रही है? क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। अगर क्या? अगर आप कोई इस तरह का साजिश रच रहे हैं, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसकी प्रतिक्रिया देगा। हालाँकि बहुत सारा वर्ग है मीडिया का भी, हम लोगों का भी, जो कई बार इस बात को लेकर के कुंठित दिखाई देता है या हताश दिखाई देता है कि जिस तरीके से वो लंबी-लंबी लाइनें लगा कर के खड़े होते हैं, उस तरीके से जो हिंदू मतदाता है वो क्यों नहीं यूनाइट हो रहा है। तो वो सब ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। वरना 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को रोकने के कम प्रयास नहीं हुए। क्या वो रुके? नहीं। और इतने सालों बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, इतने सालों बाद। लास्ट बिल्कुल। जो जनादेश देश ने किया था किसी पार्टी के लिए, वो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया था कांग्रेस के लिए। 400 से जी। ज़्यादा सीटें आई थी। उसके बाद किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब जाकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। तो वो पूर्ण बहुमत देने वाले भी यही लोग थे, जिन पर हम अपनी हम्म। हताशा, अपनी निराशा। निराशा ज़ाहिर करते रहते हैं। फिर 2017 में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला 312 सीटें, और सहयोगी दलों को मिला लें तो 325 सीटें। जी। 2019 में 2014 से भी ज़्यादा बहुमत इन्हीं लोगों ने दिया। जी। मतलब 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो कई बार हम लोग जो हैं वो मतदाताओं का मूड भाँपने में गलती कर जाते हैं, और जो लुटियन मीडिया और एक वर्ग है, हम्म। जो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है और हर बार करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फेज़ वाइज़ शुरू होते हैं। तो बिल्कुल। पहले पहले फेज का जैसे ही मतदान होता है, वैसे ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी गई, बीजेपी गई, हाँ। बीजेपी गई। लेकिन आखिर में पता लगता है कि बीजेपी नहीं गई भाई, तुम लोग गए। मुझे याद है 2019 में भी यही नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था, और उस वक्त भी आप का चैनल में देखता था ओमकार सर, और आपने उस दौरान भी कहा था कि ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उतना ही रिबाउंड करेगा। और यूपी में बीजेपी को आपने 50 से ऊपर उस वक्त दी थी, जो कि आपका लगभग प्रेडिक्शन सही हुआ। कुछ दर्शक कह रहे हैं ये सत्य न्यूज। भाई देखिए, लुटियंस मीडिया के बारे में ही ओमकार सर बात कर रहे हैं, उनके बारे में। वो तो समाजवादी पार्टी को 500 भी सीटें दे सकते हैं अगर उनके बस में होता, और इतनी सीटों पे लड़ाई हो रही होती तो उनकी बात नहीं करते, रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करेंगे। ओमकार सर, हमारे दर्शकों के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके यूपी के जो वोटर हैं, चलते चलते? मैंने स्टेटस डाला था जिस दिन वोट था, उस दिन अपनी उँगली दिखाते हुए कि सुरक्षा, सम्मान, शांति और विकास के लिए वोट कास्ट करके आया हूँ। तो इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ है जी। इसमें। जी। तो अगर आपको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और विकास चाहिए, तो आपको कहाँ वोट करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। हमारे साथ ओमकार सर आज जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत ओमकार सर आपका धन्यवाद। अब पहली बार आप अभिषेक तिवारी शो में जुड़े, और बहुत प्रसन्नता होती है सर आपको सुन के, ऑनेस्टली। आप बहुत थैंक यू सो मच, और जितने दर्शक हमारे जुड़े, उनका भी आभार। और 1500 दर्शक लाइव देख रहे हैं सर। जी, जी, जी। बहुत अच्छा आभार नंबर। सबका, और आपका जी। भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो